आज सुबह जब काव्या सोकर उठी तब उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पेट में दर्द हो रहा था और हल्का सा बुखार भी था। इसलिए वो जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करके डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल चली गई। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर को सारी बात बताई। उसे सुबह से ही हल्का सा बुखार है और सर में दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर ने उसका अच्छे से चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी करवाए। फिर रिपोर्ट आने तक काव्या हॉस्पिटल में ही बैठी रही। वो बैठे बैठे यही सोच रही थी कि भगवान उसे कब एक बच्चे की खुशी देंगे, कब उसके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। और यही सब सोचते सोचते उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे घबराहट होने लगी कि तभी डॉक्टर ने काव्या को अपने कैबिन में बुलाया और उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। काव्या की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो भगवान का शुक्रिया कहने लगी कि भगवान ने उसकी सुन ली। कितने सालों से जिस खुशी को वो तरस रही थी आज उसे मिल ही गई। इसके बाद काव्या खुशी की खबर लिए अस्पताल से अपने घर आ गई और बेसब्री से अपने पति रजत का इंतजार करने लगी कि कब वो घर आए और वो उसे खुशखबरी सुनाए। इसी दौरान रोज की तरह वो घर के काम निपटा रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। काव्या ने दरवाजा खोला और उसके पति रजत ने घर में कदम रखते ही सबसे पहले काव्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे लड़ने लगा, भला बुरा कहने लगा। दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। रजत अपनी पत्नी को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। ये वही पत्नी थी जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उससे अच्छा काम कर सकती थी और उसके चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। वो चुपचाप खड़ी हुई उसकी बातें सुन रही थी। तभी रजत ने कहा, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं पागल हो गया था। मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था जो मैंने तुमसे शादी की। बेचारी काव्या खामोश खड़ी हुई, शांति से उसकी बातें सुन रही थी। रजत के चुप होते ही वो उससे पूछ बैठी, रजत हुआ क्या है आखिर? मैंने किया क्या है? मुझे मेरी गलती तो बताओ जो मुझे इतना सुना रहे हो। काव्या के मुंह से ये सब सुनते ही रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। उसे लगा औरत तो पैर की जूती होती है जिसे पैरों में ही रहना चाहिए। फिर इसने मेरे सामने जबान कैसे चलाई? और रजत काव्या पर तेज आवाज में चीख कर बोला, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और निकल जाओ मेरे घर से। जब तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी होती है और मेरी कोई बात नहीं सुननी तो निकल जाओ मेरे घर से। मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया? कल मैंने तुम्हें फकीर बाबा का दम किया हुआ पानी और ताबीज लाकर दिया था जो तुमने फेंक दिया। तुम्हें पता भी है वो कितना ताकतवर होता है, उसका असर उल्टा भी हो सकता है। मगर नहीं, तुम अपने पति की बात तो मान ही नहीं सकती, तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर काव्या बोल पड़ी, ये क्या जहालत है रजत? मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूं। इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। रजत, जहां आज के जमाने में तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो समाज में सुधार कैसे आएगा? रजत, तुम मुझे किस रास्ते पर ले जा रहे हो? पति का कर्म होता है अपनी पत्नी को सीधी राह दिखाना, और तुम ही मुझे गुमराह कर रहे हो। भला ये कौन सी किताब में लिखा है कि फकीर बाबा का दम किया हुआ पानी पीने से या ताबीज पहनने से मैं जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और वो बच्चा लड़का ही पैदा होगा? और अगर ये सब सही होता तो आज अस्पताल में डॉक्टर की जगह ये फकीर बाबा ही बैठे होते, न कि डॉक्टर। ये सुनकर रजत कहने लगा, एक तो मेरी बात मानने से रही और ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही है। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, निकल जाओ मेरे घर से। काव्या ने कहा, रजत, बात तो कुछ है भी नहीं जो आप इतना कुछ बोल रहे हैं। रजत ने काव्या से कहा, मैंने तुम्हें ताबीज लाकर दिया, तुमने वो भी नहीं पहना और दम किया हुआ पानी भी नहीं पिया। अगर तुम दम किया हुआ पानी पीती तो लड़का ही पैदा होता। फकीर बाबा ने मुझे कहा था। मैं उनकी हर बात पर विश्वास रखता हूं। मैंने बहुत से लोगों के साथ उनकी दुआ से चमत्कार होते देखा है। तुम्हें फकीर बाबा की ताकत और शक्तियों का अंदाज नहीं है। काव्या ने कहा, रजत, क्या दम किया हुआ पानी मुझे लड़का देगा? रजत ने काव्या की जबान दराजी पर उसे एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया और बालों से घसीटते हुए काव्या को घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, घटिया औरत, निकल जा मेरे घर से।
और उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। काव्या रोती हुई घर की दहलीज से उठी और अपने आंसू साफ करते हुए रजत से कहने लगी, रजत, आप बहुत गलत कर रहे हो। आप कौन से जमाने में जी रहे हो? आपको सही गलत कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उस फकीर बाबा ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। काव्या रोते बिलखते हुए रजत से बार बार यही कह रही थी, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी बात तो सुन लो। मगर रजत को काव्या की चीख पुकार और उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काव्या रोते हुए कहने लगी, मुझे किसी पीर फकीर के पास नहीं जाना। रजत की मारपीट करने की वजह से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। काव्या रो रही थी। रजत देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। रजत ने पीर साहब को फोन किया। फकीर बाबा, मेरी पत्नी ने वो दम किया हुआ पानी फेंक दिया है। मैं आपसे इसकी माफी चाहता हूँ कि मेरी बेवकूफ पत्नी की वजह से आपको दोबारा कष्ट उठाना पड़ेगा। फकीर बाबा ने रजत से कहा, बेटा, उसने बहुत गलत किया है। उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं उसके लिए मंत्र जप करूंगा, जिससे उसका असर उल्टा ना पड़े और तुम्हारे घर में कोई अनहोनी ना हो। तुम्हें कल ही उसे मेरे पास लाना होगा। रजत ने बाबा की बात सुनकर फोन रख दिया और काव्या से कहने लगा, काव्या, तुम्हें मेरे साथ फकीर बाबा के पास जाना पड़ेगा। काव्या ने कहा, रजत देखो, ये हमारे घर का मामला है। इसमें हमें किसी अजनबी को नहीं डालना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। इसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं होती। और अगर कोई तीसरा आ जाता है तो रिश्ता ही नहीं बचता। रजत ने गुस्से से कहा, वो अजनबी नहीं, मेरे पीर फकीर बाबा हैं। काव्या ने कहा, रजत, मुझे किसी पीर फकीर बाबा के पास नहीं जाना। ये सुनते ही रजत ने गालियां देना शुरू कर दिया। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक आ पहुंची। जब काव्या ने बताया कि अब उसे किसी भी फकीर बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसकी सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो चेकअप कराने अस्पताल गई थी। तो डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर रजत ने खुश होने के बजाय काव्या पर ही इल्जाम लगा दिया कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं है। झगड़ा बहुत बढ़ गया। रजत ने काव्या के पेट पर लात मार दी, उसे घर से निकाल दिया और तलाक भी दे दिया। रजत कितना बदनसीब था। आज खुशियां सामने से चलकर उसके घर आई थीं, मगर उसने ढोंगी फकीर बाबाओं के चक्कर में दरवाजे से ही लौटा दिया। काव्या रोती हुई धोखेबाज पत्नी और तलाक का धब्बा माथे पर सजाए किस्मत पर रोती हुई अपने मायके चली गई। रजत अकड़कर उसे माँ बहन की गालियां दे रहा था। न जाने क्या क्या कह रहा था। घटिया औरत, पति की इज्जत करनी नहीं आती। ऐसी औरतों को तो जान से मार देना चाहिए, ये इसी लायक होती हैं। जैसे ही ये खबर रजत के माता पिता को पता चली, वो अगली सुबह ही रजत के पास आ गए। क्योंकि रजत अपने माँ बाप से अलग रहता था, उसका मिजाज अपने माँ बाप भाई बहनों से मेल नहीं खाता था, इसलिए शादी के फौरन बाद ही वो अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने आकर बेटे को समझाया, तुमने बहू के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एक बार अपनी बहन के बारे में भी तो सोचना चाहिए था कि वो भी तो किसी के घर की बहू है। कल को अगर उसके ससुराल में भी उसके साथ ऐसा रवैया होगा तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? इस पर रजत अपनी माँ से कहने लगा, आप लोगों को नहीं पता, वो खुद को पता नहीं क्या समझती थी। मेरी कोई बात नहीं मानती थी और मैं इस बारे में अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। अब बस मैं और नहीं रह सकता उस औरत के साथ। काव्या जब घर पहुंची तो उसके हालात बहुत खराब थे। उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब उसका बच्चा मर चुका था। काव्या की भी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने काव्या की हालत देखते हुए कहा कि आपको पुलिस केस करना होगा, मगर काव्या के घर वालों ने काव्या के कहने पर कुछ भी नहीं किया, सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। काव्या के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। काव्या अपना सब कुछ खो चुकी थी और आज इस बात को पूरा 1 साल गुजर चुका था
और रजत ने दूसरी शादी कर ली थी। इधर काव्या के घर वालों ने भी काव्या की दूसरी शादी करवा दी थी। इस बार जो लड़का काव्या को मिला था वो एक बहुत अच्छा और अच्छी सीरत का इंसान था, मगर वो पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन उसने काव्या को सच्चे दिल से अपनाया था और वो काव्या की बहुत इज्जत करता था। काव्या के साथ हुई पिछली शादी के अत्याचार और दुख दर्द को वो उसकी किस्मत से मिटा देना चाहता था। वो दिन रात काव्या को बेइंतहा प्यार देता और उसका ख्याल रखता था। अब काव्या भी उसके साथ वक्त गुजारने लगी थी, उससे बातें करती, अपने दिल की बातें शेयर करने लगी थी और काव्या उसे पढ़ाने लगी थी ताकि वो अपने आप को काव्या से कमतर ना समझे। अब काव्या की जिंदगी में फिर से बहार आने लगी थी। वरुण बहुत ही अच्छा लड़का था। काव्या अपनी नई जिंदगी जी रही थी कि तभी भगवान ने काव्या को एक खूबसूरत सा बेटा दे दिया। काव्या और वरुण अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। काव्या कभी कभी अपने पहले बेटे को याद करके रोती थी। वरुण हमेशा यही कहता, काव्या, पुरानी बातों को याद करके अपना आज खराब मत करो। पुरानी बातों को अपने दिल से निकाल दो और बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अपने आज में जियो ताकि तुम खुश रहो। तभी तो अपने बेटे को भी खुश रख पाओगी। जिसने जैसे कर्म किए हैं, मौत के बाद उसके पाप और पुण्य का हिसाब होगा। वरुण का साथ काव्या के लिए सुकून भरा था। इधर रजत आज भी माँ बाप से अलग रहता था, लेकिन वो ताबीज और आजकल के झूठे पीरों फकीरों पर यकीन रखने वाला आज भी वही रजत था। रजत की दूसरी बीवी पहले से ही तलाकशुदा थी। उसने सोचा, पहले ही मैं बहुत कुछ झेल कर आई हूँ, अब जो पति कहेगा, जैसे कहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। कभी उसे बुखार या सिर दर्द हो जाता तो रजत अपनी पत्नी को लेकर फकीर बाबा के पास चला जाता। वो फकीर रजत की बीवी, जिसका नाम रिया था, उसको दम करता, उसका हाथ पकड़ता और न जाने कहां कहां टच करता। रिया को बहुत बुरा लगता, मगर वो खामोश रहती। उसे इस फकीर बाबा से डर लगने लगा था। रिया ने एक बार अपने पति रजत को भी बताया, मगर रजत ने उल्टा रिया को ही डांट दिया। रिया का पहला पति उसे छोड़ चुका था और दूसरी बार वो तलाक का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रिया अपने पति के डर से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो खामोश ही रहती, रजत के कठोर शब्द भी सुन लेती और एक शब्द नहीं कहती थी। इधर काव्या अपने पति वरुण के साथ घूमने जा रही थी और भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला जो उसे पलकों पर बिठाकर रखता है। काव्या बहुत खुश थी। इधर रजत अपनी बीवी रिया को लेकर एक दिन फकीर बाबा के पास गया। फकीर बाबा, दुआ करे कि हमारा बेटा ही हो। फकीर बाबा ने रिया के पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे और कहने लगे, अपनी पत्नी को 20 दिन तक लगातार मेरे पास लेकर आओ और मैं दुआ करूंगा कि बेटा ही होगा। रिया बहुत रोती थी कि भगवान, मेरे पति को समझ दे दे। फकीर बाबा मुझे गलत तरीके से छूता है, मैं क्या करूं? रिया जैसी ना जाने कितनी लड़कियां इन पीर फकीर बाबाओं की हवस का निशाना बन रही थीं। कुछ दिन गुजरे, रजत काम में बिजी रहने लगा। फकीर बाबा अब दुआ के लिए रजत के घर आने लगे थे। रिया को हवस भरी नजरों से देखते थे। एक दिन रिया ने रजत को बताना चाहा, लेकिन रजत का यकीन इतना पक्का था फकीर बाबा के लिए कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। रिया बेबस हो गई थी। रजत फकीर बाबा के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था और इधर फकीर बाबा उसको अपनी हवस का निशाना बना रहे थे। एक दिन रजत घर पर नहीं था। रिया सो रही थी। फकीर बाबा घर पर आए। उन्होंने रिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और इतने में ही रजत घर पर आ गया। उसने देखा कि फकीर बाबा कमरे में हैं। रजत जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि फकीर बाबा रिया से बदतमीजी कर रहा है। वो गुस्से में पागल हो गया। फकीर बाबा को थप्पड़ मारा, गालियां दी। रिया बहुत डर गई थी। रजत ने कुल्हाड़ी उठाकर रिया के सिर पर मार दी और चिल्लाने लगा, बेशरम औरत, मेरे पीछे ये सब काम कर रही है।
रिया ने वहीं पर दम तोड़ दिया। रजत ने झुंझलाकर फकीर बाबा को भी कुल्हाड़ी मारनी चाही, मगर वो फकीर जान छुड़ाकर फरार हो गया। जब मोहल्ले वालों को पता चला, सब के सब इकट्ठा हो गए। न्यूज़ चैनल वाले भी पहुंच गए। टीवी पर भी यही खबर चलने लगी। पति ने बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। काव्या भी न्यूज़ देख रही थी। रजत को देखकर वो चीखें मारने लगी। वो डर गई। हे भगवान, इस आदमी ने किसी मासूम लड़की को मार ही डाला। एक जहल आदमी की जहालत ने एक औरत की जान ले ही ली। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंसान को सीधी राह पर चलना चाहिए और इन छोटे पीर फकीर ढोंगी बाबाओं से बचकर रहना चाहिए। इंसान को अपनी आंखें, सोच और समझ सब कुछ खुला रखना चाहिए और अंधविश्वास के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना आखिर में अंजाम वही होता है जो रजत और रिया के साथ हुआ। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।